CO2 कहाँ रहती है? अब ये वैसे तो हो सकता है आपको लगे कि रटने का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा नहीं है कुछ रटने का। एक्चुअली इट्स अ रीजनेबली लॉजिकल क्वेश्चन। क्यों? हवा में मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, याद है आपको? हाँ, ये तो पता ही है, N2 होती है और O2 होती है। ठीक है, N2 का मोलर मास है 28, O2 का है 32, तो एम एवरेज ऑफ एयर जो है वो लगभग 29 के आसपास रहता है, 29 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, जैसे जैसे अगर कोई गैस उसमें ऐसी आती है एयर में, हवा में, जिसका मोलर मास ये जो एम एवरेज ऑफ एयर है इससे ज्यादा है, जैसे 44, 71 क्लोरीन हो गई, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये भारी गैसेस हैं जिनका मोलर मास ज्यादा है, वो नीचे रहती हैं, वो बहुत अच्छे से बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाती। और उसी के विपरीत अगर गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये निकल जाती हैं, भाग जाती हैं, मतलब धरती इनको उतना दबोच कर नहीं रख पाती, एटलीस्ट ये अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर तक उठ जाती हैं। ठीक है, पहला पहली जो लेयर है हवा की, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ट्रोपोस्फियर। टेरेस्ट्रियल टी से शुरू होता है, ट्रोपोस्फियर भी टी से शुरू होता है, तो यस, ट्रोपोस्फियर। तो कहां है? वेल, जो CO2 है दैट इज लार्जली कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्राटोस्फियर, ऐसे करते करते आप ऊपर चल सकते हैं। ट्रोपोस्फियर इज द आंसर। Earth's greenhouse effect causes, now, A, warmer surface temperature, B, cooler surface temperature. See, there is no change in surface temperature in none of these. Come on, what does greenhouse effect involve? It involves global warming. धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में ऐसी फैल जाती हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे एटमॉस्फेयर में आते हैं जो सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इतने अच्छे से वापस नहीं जाने देते। तो जितनी टिपिकली, जैसे अगर आप, जब पोल्यूशन नहीं था, अगर आप 100, 150, 200 साल पहले और उसके और पहले की धरती देखें, तो ऐसे पार्टिकल्स नहीं थे जो सूरज की गर्मी को इतना एब्जॉर्ब करते थे। बढ़िया था एटमॉस्फेयर। अब बढ़िया तो अब भी है, लेकिन अब थोड़ा गर्म हो रहा है तो दिक्कत आएगी। हाँ, इट इज वार्मर सरफेस टेम्परेचर। ए इज द आंसर। यस, ए इज द आंसर। थोड़ा सा बातचीत में मैं वक्त इसलिए दे रहा हूं कि आप अपने आप आंसर जल्दी से सोच ले, तो फटाफट ऐसे देखा आंसर, देखा आंसर, देखा आंसर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन से आप देखें तो इसमें तो कहीं लूज करना ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएंगे और ये सही करके ही दम लेंगे, ऐसा संकल्प करिए। और देखिए अगला सवाल, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज जनरली स्टडीड एज। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को कैसे स्टडी करते हैं? एज ए स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन, बी ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन, both A and B and both A and B। हाँ, ये है क्या 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 बोल दिया? देखिए, सबसे पहले तो होता है, जैसे ये है आपकी अर्थ, ठीक, तो अलग अलग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हम मानते हुए चलें। जैसे जो पहली लेयर है, द वेरी फर्स्ट लेयर कौन सी है? दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। अच्छा, बहुत बढ़िया है। इसमें थोड़ी सी भारी गैसेस रहती हैं, इसी में बादल आते हैं, अधिकांश केस में प्लेन में भी लोग यहीं उड़ाते हैं। और फिर उसके बाद आप देखें तो जो अगली लेयर आपके पास आएगी वो होगी स्ट्रेटोस्फियर, एंड देन द वेरी नेक्स्ट वन वुड बी मीसोस्फियर। ठीक है, उसके बाहर थर्मोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर। सबसे बाहर, सबसे आउटर में आपके पास प्यारी सी मासूम सी एक्सोस्फियर। ये है आपकी प्यारी धरती, हरी भरी ऐसी। तो एक तो आपको 5 नाम याद होने चाहिए। तसल्ली से इसलिए बोल रहा हूं कि बार बार इसको अच्छे से देख लें और याद कर लें। जैसे जैसे बाहर जाएंगे ये है। अच्छा, स्ट्रेटोस्फियर कौन सा है? ये वही है जिसमें होती है ओजोन लेयर। सुपरसोनिक जेट्स वगैरह जब जाकर उड़ते हैं तो इसी लेयर तक जाकर वो उड़ते हैं। अच्छा, तो यहां पर भी अगर वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फैल जाते हैं, दूसरी गैसेस फैल जाती हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाती हैं। बिल्कुल, वो स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाती हैं। इसीलिए हमने कहा
एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वो सीमित नहीं रहता है खाली ट्रोपोस्फियर तक, वो बाकायदा स्ट्रेटोस्फियर तक भी चला जाता है। और ये दो मेन लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। फिर मीजो, थर्मो और एक्सो। एक्सो तो मतलब बाहर का ही हो गया एक तरह से, और उसके बाद तो फिर अंतरिक्ष आ जाता है। इस तरह से लेयर्स हैं, याद रखना मुश्किल होता है। एक छोटी सी ट्रिक देख लीजिए। ट्रू स्ट्रेंथ makes them exist। एक छोटा सा निमोनिक है, ट्रू स्ट्रेंथ मेक्स देम एग्जिस्ट। हाँ, व्हाट ट्रू ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेंथ स्ट्रेटोस्फियर, मेक्स मीजोस्फियर, देम थर्मोस्फियर, exist exosphere। true strength makes them exist। क्या है? खाली प्यारा सा सेंटेंस है, it's hardly a quotable quote or something, but true strength makes them exist। troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere। याद रहेगा? हाँ, याद रहेगा। ठीक है, true strength makes them exist। चलिए अगला क्वेश्चन। The reduction in the amount of chlorofluorocarbons released into the air has greatest positive effect on। जब अवेयरनेस आई कि ओजोन होल को नुकसान पहुंचा रही हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो पूरी धरती पर लोगों ने आंदोलन चलाए, रोना पीटना मचाया कि भाई इनका एमिशन कम करो, इनका यूज घटाया जाए। कुछ घटा भी, पाखंड के लिए सही पर घटा। पोल्यूटेंट्स जिन्होंने फैलाना था तो वो भी फैला रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कम जरूर किया है। तो इसका सबसे अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट किस पे पड़ेगा? ओजोन लेयर पर और ग्लोबल वार्मिंग पर। जी हाँ, वो वाटर पोल्यूशन नहीं करते सीएफसीज, नॉइज तो क्या ही करेंगे बेचारे, वो तो गूंगी गैसें हैं, क्या करेंगी। वो एसिडिक भी नहीं है, वो एसिड नहीं फैलाते, वो ग्लोबल वार्मिंग कराते हैं, ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। कितने बदमाश हैं! जी हाँ, बहुत ही बदमाश हैं। डी इज द आंसर। यस, डी इज द आंसर। Dash the second layer of atmosphere reaches 48 kilometers above Earth's surface। सेकेंड लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की? पहली कौन सी थी? बस बताया था, ट्रोपोस्फियर, और दूसरी स्ट्रेटोस्फियर। तो ये स्ट्रेटोस्फियर की बात कर रहे हैं। बी इज द आंसर। यस, बी इज द आंसर। Which one is not dangerous for life and atmosphere? क्या नहीं है खतरनाक जीवन और एटमॉस्फेयर के लिए? A, बायोपोल्यूटेंट्स, B, ओजोन लेयर, C, न्यूक्लियर ब्लास्ट, और D, डिफॉरेस्टेशन। वेल, बायोपोल्यूटेंट्स क्या खतरनाक हैं? हाँ हैं। न्यूक्लियर ब्लास्ट तो बहुत ही खतरनाक है, पेड़ काट डालना बहुत ही खराब है एटमॉस्फेयर के लिए। लेकिन ओजोन लेयर बुरी थोड़ी, तो अच्छी चीज है। ओजोन को अगर सांस मिलेंगे तो दिक्कत आएगी, पर इस सांस से थोड़े ले रहे हैं ओजोन में। तो स्ट्रेटोस्फीयर में कई किलोमीटर ऊपर लेयर है जो कि हमारी रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को पार्शियली एब्जॉर्ब कर लेती है, एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर लेती है, धरती तक उतना नहीं पहुंचने देती, और हम जिंदा बच जाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। तो उसमें तो अच्छी चीज है। जी हाँ, जब तक ऊपर है ओजोन तब तक अच्छी है, नीचे तारे जमीन पर अगर हो जाएगा तो अच्छी नहीं रह जाएगी। ओजोन जहरीली गैस है, प्रॉब्लम करती है ना। अगर पोल्यूटेंट्स को देखेंगे, जैसे ओजोन इज एन एयर पोल्यूटेंट, देख लीजिए, इट इज ऑल्सो, एंड अगर सांस लेने वाली एयर होगी तो उसमें ओजोन एक पोल्यूटेंट है। दैट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। जो धूप की उपस्थिति में और पोल्यूशन के साथ जो ड्राई सनी वेदर्स में जो एक अजीब सी धुंध फैल जाती है शहरों में, दैट इज फोटोकेमिकल स्मॉग। और उसमें एक ठीक ठाक मात्रा पाई जाती है ओजोन की। अच्छा, ये तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो है। फोटोकेमिकल स्मॉग इज डैश इन कैरेक्टर, while classical smog is dash in character। फोटोकेमिकल स्मॉग इज ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर। क्यों? उसमें ओजोन जैसी और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स जैसी चीजें होती हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। रिड्यूसिंग, क्लासिकल स्मॉग होता है रिड्यूसिंग, जिसमें कार्बन के पार्टिकल्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह है, तो उसे रिड्यूसिंग कहा जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग ऐसा है। ठीक। Ozone layer in Earth's atmosphere is crucial for human survival। Yes, क्यों? क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोक देती है। इट रिफ्लेक्ट्स अल्ट्रावायलेट रेज। यस, इट रिफ्लेक्ट्स यूवी रेज। महत्व है उसका। अगर वो पूरी धरती पर पहुंचती है धरती पर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुक जाती हैं, पर उनकी एक ठीक ठाक मात्रा ऐसी है जो वो
ऊपर ही अंतरिक्ष में वापस फेंक दी जाती है। अगर वो सारी की सारी धरती पर पहुंचती तो बहुत सारे जो जीव जंतु थे, हम लोग थे, हमको स्किन डैमेज हो जाती, स्किन कैंसर हो जाता, जो कि किसी के लिए बहुत सुख का अनुभव नहीं है। इसलिए अच्छा ही है बेचारी, जितनी चाहिए ईश्वर ने उतनी ही रखी है, बाकी हटा दी है। स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, वाओ, स्मॉग, स्मोक and fog. Smoke and fog combine to give you smog. Is A the answer? Yes, it's just playing with words. Indeed, A is the answer. Smog. Below given are few effects. A. Acidification of soil reduces the fertility of soil. ऐसा होता है क्या? हाँ, होता तो है। कुछ भी कर लो, एसिड डाल दो, बेस डाल दो, बुरा ही होता है सॉइल का। तो सॉइल तो जैसी है वैसी ठीक है। बी, डिस्ट्रॉयज एक्वेटिक लाइफ एंड पोल्यूट्स वाटर रिसोर्सेज। वेल, एक काम करते हैं, 4 ऑप्शन दे रखी, इनमें से किसके लिए क्या क्या सच है? ग्लोबल वार्मिंग में एसिडिफिकेशन होता है सॉइल का? नहीं नहीं, उसमें नहीं होता। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या सॉइल का एसिडिफिकेशन होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होती है। नॉनसेंस बातें हैं बाकी सारी। यूट्रोफिकेशन, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यूट्रोफिकेशन से तो एक्वेटिक लाइफ यस डिस्ट्रॉय हो जाती है, पोल्यूट्स वाटर रिसोर्सेज, ये भी हो जाता है। बी तो होता है पर ए नहीं होता। कॉजेस इरिटेशन टू आईज एंड स्किन ऑफ ह्यूमंस बीइंग्स एंड कैटल्स। ना ना ना, पानी, यूट्रोफिकेशन क्या है? पानी में बहुत सारी हरी हरी वो जो काई जैसी ये सब उग रही है, जलकुंभियां उग रही हैं पानी में, बहुत ज्यादा एकदम से एल्गल ब्लूम्स कहा जाना, मतलब बहुत सारी काई तेजी से उगने लगना, ये होता है यूट्रोफिकेशन। उससे इंसानों की आंखों और पशुओं की आंखों में कुछ भी नहीं होता, वो तो पानी में उग रही है, अपनी आंखों तक थोड़े आ रही हैं, बेकार की बातें हैं, है ना। एसिड रेन, यस, और एसिड्स की वर्षा होने लगे जो बहुत खतरनाक है। क्या इससे सॉइल एसिडिक हो जाएगी? हाँ। क्या इससे पानी के जीव जंतु मरेंगे और पानी पोल्यूट हो जाएगा? हाँ। क्या इससे इंसानों और पशुओं की आंखों में इरिटेशन होगा? ऑब्वियसली, आंखों में एसिड डालोगे तो इरिटेशन नहीं होगा, कोई मजा थोड़े आएगा। इट कॉजेज इरोजन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और स्टैचूज। बिल्कुल सब कुछ बुरा ही बुरा होता है एसिड रेन से। डी, ये सारे असर है किसके? इस मनहूस एसिड रेन के, जो इंसान पॉल्यूशन फैला फैला कर करा रहे हैं। अच्छा, बहुत ही गंदा है। तो इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट्स आर द रिजल्ट ऑफ, किससे होता है ये अल्ट्रावायलेट रेज से होता है। और अल्ट्रावायलेट रेज धरती तक जब ज्यादा पहुंचती हैं, जब ओजोन का कवच हट जाता है, ओजोन डिप्लीशन के कारण बढ़ रहे हैं स्किन कैंसर और म्यूटेशन रेट, ये खतरनाक है। Which of the following is a controlling measure of photochemical smog? Well, photochemical smog को हम कंट्रोल करना चाहें, ध्यान रखिएगा, फोटोकेमिकल स्मॉग एक ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग था, उसमें ओजोन थी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और फ्री रेडिकल्स वगैरह भी रहते हैं, है ना। ए, स्प्रिंग फ्री रेडिकल्स जनरेटिंग कंपाउंड्स इन द कंपाउंड इन द एटमॉस्फेयर। हाँ, क्योंकि स्मॉग में खुद रेडिकल्स होते हैं, अगर उनको जो है थोड़े से ऐसे हम और रेडिकल्स खिला दें तो रेडिकल रेडिकल मिलकर खत्म कर देते हैं एक दूसरे को, हो सकता है इससे, ठीक है। यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन ऑटोमोबाइल्स, वाह, ये क्या करते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को वापस तोड़ देते हैं N2 और O2 में। ओ, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो हवा बन जाती है, बिल्कुल पॉल्यूशन कम कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड सी, प्लांटेशन ऑफ प्लांट्स लाइक पाइनस एंड पायरस, ये भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को खत्म कर देते हैं, तो इन सबसे फोटोकेमिकल स्मॉग कम होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, ये सारे ही अच्छे ऑप्शन है। तो डी इज द आंसर, यस, डी इज द आंसर। The value of biological oxygen demand, BOD, of highly polluted water is, well, जैसे जैसे पोल्यूशन ज्यादा होगा BOD ज्यादा होगी। BOD क्या होती है? अगर गंदे पानी में गंदगी है, अब गंदे पानी में ही गंदगी होती है, गंदगी तो गंदा ही पानी होगा, हाँ, तो अगर पानी में गंदगी है, सड़ांध है, उसमें कुछ ऐसे मरे हुए जीव जंतु पड़े हैं या ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है जो धीरे धीरे सड़ रहा है, अगर सूक्ष्म मात्रा में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो आंखों से दिखते भी नहीं है, आपको लगेगा हाँ पानी है, लेकिन उसमें सड़ांध है, और उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं
उस ऑर्गेनिक मैटर को, उस गंदगी को डिकम्पोज करने के लिए, सड़ाने के लिए बैक्टीरिया काम आते हैं। पर बैक्टीरिया मुफ्त में काम नहीं करते, वो भी तो जिंदा रहते हैं, वो भी तो ऑक्सीजन देते हैं। तो वो जब ऑक्सीजन खींच लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको डिकम्पोज करने की प्रोसेस में बैक्टीरिया कितनी ऑक्सीजन खा जाते हैं, ये चीज कहलाती है बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कितनी डिमांड आएगी ऑक्सीजन की एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा उस गंदगी को डिकम्पोज करने के लिए। अच्छा, तो गंदगी ज्यादा होगी तभी ना बैक्टीरिया आएंगे। हाँ जी, तो जितनी ज्यादा गंदगी उतने ज्यादा बैक्टीरिया चाहिए होंगे उसको सड़ाने के लिए, और उतनी ही ज्यादा होगी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बीओडी। बिल्कुल, तो जितनी ज्यादा बीओडी उतना सड़ा पानी। तो सबसे ज्यादा सड़ा पानी कौन है? जिसमें बीओडी सबसे ज्यादा हो, 16 पीपीएम से भी ज्यादा है, तो वो पानी बहुत ही सड़ियल, घटिया और पीने लायक नहीं है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? अभी अभी बताया था हमने, एल्गल ब्लूम्स, एकदम से पानी में तेजी से पेड़ पौधों का या काई का बढ़ जाना, एक्सेसिव रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ वाटर बॉडी। एक्चुअली यूट्रोफिकेशन तो ये फिनोमेना है जो आंखों से दिखता है कि एकदम से पानी में बहुत सारी काई जम गई या जलकुंभियां उगने लगी एकदम से, ऐसा। अब ये कब होता है? जब पानी में एकदम से न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। जो फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, वो बहुत ज्यादा पानी में बढ़ गया तो एकदम से उसमें, और ये विष का काम करते हैं। जितनी चीज चाहिए उतनी तो अच्छी है, अगर एक्सेस में होती है जहर का काम करती है, तो ये बहुत बढ़ जाती है। पता है क्या होता है? क्या होता है? पेड़ पौधे उगकर एक तरह से उसे हटाने की कोशिश करते हैं पानी से, कि भाई तो पानी से तो हट जाता कि जहर पानी में तो ना आए, और वो पेड़ पौधे खुद उसको सिंथेसाइज कर लेते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधे उस एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को हटाते हैं, तो उस प्रोसेस में वो तेजी से बढ़ते हैं। जब तेजी से बढ़ते हैं तो कभी कभी क्या अक्सर वो पानी से एक तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी खींच लेते हैं, जो कि हो सकता है ऊपर से एक्स्ट्रा आपने न डाले हों, और वो ऑक्सीजन भी खींच लेते हैं। और जब वो ऑक्सीजन खींच लेते हैं अपने रैपिड ग्रोथ के समय पानी से, तो पानी में जो जीव जंतु ऑक्सीजन पर बेस्ड होते हैं वो मरने लगते हैं, मछलियां मर जाती हैं। अच्छा, तो बुरा हुआ? हाँ, तो अच्छी बात नहीं है। ये है यूट्रोफिकेशन। इट इज इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ algae actually. A is the answer? Yes, A is the answer. Choose the incorrect statement. A. Aerobic bacteria degrade organic waste and keep the water depleted in dissolved oxygen. Aerobic bacteria degrade the organic waste, हाँ करते हैं, and keep water depleted in dissolved oxygen. सही बात है। जो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन थी उसे बैक्टीरिया खा जाते हैं और वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बैक्टीरिया कैन नॉट कंज्यूम ऑक्सीजन दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्यों? कौन रोकेगा उन्हें? वही तो पी के वो बर्बादी कर रहे हैं पानी की। नहीं, ये तो गलत बात है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन शुड बी मोर देन 6 ppm सो एज द ग्रोथ ऑफ फिश डजंट गेट इनहिबिटेड। जी हाँ, मछलियां बेचारी सांस भी तो लेती हैं, तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो छोड़ दो उनको। तो ये तो बात सही बात है। और इनके क्या सारे सही है सारे गलत हैं? नहीं, ना सारे सही है ना सारे गलत हैं। तो इज बी द आंसर? बी इज द आंसर। वैसे इनकरेक्ट तो डी भी है, पर फैशन के हिसाब से डी नहीं बोलते, बी इज द आंसर। एंड देयर वी आर। Assertion, recent type question. Assertion. If BOD level of water in reservoir is less than 5 ppm, it is not polluted. सही है, बढ़िया है। Reason, ये true है। High BOD means low activity of bacteria. No, high BOD means high activity of bacteria. This is false. The assertion is true and the reason is false. Oh my God, is C the answer? Yes. You can just see. C is the answer. वाह, ये कितने आसान है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के जेई मेन में 1 से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे विशाल और कॉम्प्लेक्स चैप्टर अब कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये जेई मेन का ट्रेंड है लेटेस्ट, है ना? तो इसको करिए, बहुत अच्छे से करिए। ये आसान लगे मुश्किल, इसके क्वेश्चन आएंगे और आपको करने ही होंगे। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपसे जरूर सही हो जाएंगे। तो प्लीज डू देम। व्हाट डज ग्रीन केमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट मीन? एनवायरनमेंट के टर्म्स में ग्रीन केमिस्ट्री का क्या मतलब है? कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है? ना। रिएक्शंस रिलेटेड टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? नो। फोटोसिंथेटिक? नो। रिडक्शन इन द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हैजार्डस केमिकल्स? जी हाँ, हैजार्डस केमिकल्स को हम कम करें, हटा दें, सेफ केमिकल्स अपेक्षाकृत यूज करें, तो उसे हम ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं।
अच्छी बात है। Which one of the following processes is usually related to destroy, yes, sorry, usually used to destroy large quantities of toxic wastes? टॉक्सिक वेस्ट है खूब सारा, कैसे उसको बर्बाद करते हैं? ए, कंट्रोल्ड इंसिनरेशन, सावधानी पूर्वक भस्म कर देना। बी, सब्लिमेशन, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट को अगर हम सबलाइम कर दें, सॉलिड से गैस बना दें, तो क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? नहीं, नहीं होते, गलत बात है। बर्निंग इन ओपन बिन्स, खुले डब्बों में उन्हें जलाएं तो उससे तो टॉक्सिक फ्यूम्स निकलेंगी, ये तो ठीक बात नहीं है। तो कंट्रोल्ड इंसिनरेशन, सावधानी से कंट्रोल्ड अवस्था में उसको भस्मीभूत करके समाप्त कर दें, जला डाले हैं, ये तरीका है टॉक्सिक वेस्ट को हटाने का। ये है ऑल ऑफ अबव, नहीं 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 नहीं, ठीक है, गलत बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स? अब हम आ गए हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पर। ड्रग्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई नहीं किया जाता? उनको केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, ड्रग एक्शन के आधार पर, मॉलिक्यूलर टारगेट्स के आधार पर भी क्लासिफाई करते हैं, साइज के आधार पर तो नहीं करते। बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे कहते हैं देखो बड़ी टैबलेट है, छोटी टैबलेट है, कैप्सूल है, साइज के आधार पर बच्चे कर लेते हैं, और वैज्ञानिक ऐसे ड्रग्स को क्लासिफाई नहीं करते। दे आर नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, ऑफ कोर्स नॉट। Identify the compound which does not act as a target for drug action on human body. ह्यूमन बॉडी में अगर आप दवाई खाते हैं तो ड्रग्स जाकर कहीं एक्शन करती हैं, जी हाँ, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर असर डालती हैं, बिल्कुल। तो वो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो ह्यूमन बॉडी में होता तो है, पर ड्रग्स जाकर उसके ऊपर टारगेट नहीं लेती हैं? वो डीएनए, आरएनए, विटामिन सी और प्रोटीन। कौन है? वेल, अगर आप गौर करें तो डीएनए, आरएनए तो सेल के अंदर ही होते हैं, प्रोटीन्स भी सेल का ही हिस्सा होते हैं, तो ये तो मनुष्य के शरीर का हिस्सा हैं। तो अगर किसी दवाई को असर करना है और मनुष्य के शरीर पर असर करना है तो क्या इन पर असर कर सकती है? डाल सकती थी। पर विटामिन सी, नॉट रियली। विटामिन सी खुद एक रिएजेंट जरूर हो सकता है, खुद एक ऐसी चीज है जो आप कंज्यूम करते हैं, बॉडी में काम आ जाता है, पर वो शरीर का ऐसा हिस्सा नहीं है, नॉट रियली। और कोई ड्रग विटामिन सी का क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, बेकार की बात है। विटामिन सी तो खुद ही एक एंजाइम का काम करता है। तो सी द आंसर, या सी द आंसर। Which of the following are neurologically active drugs? न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग कौन सी होती है जो आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है? एनाल्जेसिक्स हैं, बार्बिट्यूट्रेट्स हैं। बार्बिट्यूट्रेट्स ये ट्रैंकुलाइजर्स टाइप के होते हैं, काम करते हैं। एंटीपायरेटिक्स जो सूजन और बुखार उतारती हैं, ये सारी की सारी न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स हैं। जी हाँ, ये सारी की सारी न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स हैं। Which of the following compounds is not an antacid? Phenelzine. Phenelzine is not an antacid. Ranitidine, sodium bicarbonate, cimetidine, ये सब के सब बकायदा antacids हैं। Phenelzine is not, of course not. Which of the following is incorrect regarding receptors? A, they have constant shape. Not really. They are proteins. Proteins, yes, it is quite possible. The shape of receptors binding site changes to fit the messenger, and they are present in the cell membrane. Not really. Actually, receptors तो cell membrane में होते हैं, ये सच है। और जब बाहर से मैसेंजर्स आते हैं तो वही उसमें जो एग्जैक्टली उसमें फिट हो जाता है उसी को स्वीकार किया जाता है, दूसरों को स्वीकार भी नहीं किया जाता। तो ये तभी हो सकता है जब उनका शेप कांस्टेंट हो, दे डोंट चेंज। जो ऊपर से एंजाइम्स आते हैं उनको जरूर आर्डर किया सकता है, और रिसेप्टर सब कांस्टेंट इन शेप, यस। और ये प्रोटीन्स होते हैं ऊपर की लेयर सेल्स की, तो प्रोटीन से ही बनती है, बिल्कुल। तो बाइंडिंग साइट चेंज नहीं होता, मैसेंजर्स वही स्वीकार करे जाते हैं जो पहले से उपस्थित साइज में एग्जैक्टली फिट हो जाएं। तो गलत सी है, यानी कि गलत को ही चुनना था, तो आंसर भी सी है। A certain compound X occupied a site of an enzyme rather than that of the active site. This immediately resulted in a change of shape of the active site. ठीक है, X is called, आपको याद होगा कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई रिसेप्टर है इस तरह से, है ना, और अगर आपको एक एंजाइम चाहिए जो वहां पर जाकर एक्ट करे,
तो वो कुछ इस तरह से हो सकता था, जो कि आप कह सकते हो अदर वो जो जाए और यहां कहीं फिट हो जाए। मतलब कोई भी एंजाइम, मान लीजिए ऐसा एंजाइम होता जो आता और टिक 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 यहां जाके फिट हो जाता। हाँ जी। अब खुदा ना खास्ता अगर उस एंजाइम पर कोई दूसरा पार्टिकल आके चिपक जाए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन से होते हैं कि कोई दूसरी चीज आ गई जो कि एंजाइम नहीं है लेकिन उसने आके जगह घेर ली। तो मान लीजिए कोई दूसरा पार्टिकल है जो इसी टाइप का है, वो आए और यहां आके बैठ जाए, तो आप कहेंगे कि भाई ये तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया, क्योंकि खुदा के बैठ गया, इसने एंजाइम को बैठने नहीं दिया। दूसरा है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मान लो आए तो इसके ऊपर चिपक जाए, और ये मान लो ऐसे ओवल शेप था और कोई चिपक गया आके, और वो जो है यहां से इसका शेप बदल गया और वो मान लो इस तरह का हो गया कुछ भी, तो अब शेप बिगड़ गया। अब ये एग्जैक्ट आके फिट हो सकता है? नहीं, एग्जैक्ट आके फिट नहीं हो सकता, तो बचा कुछ एंजाइम भी किसी काम का नहीं रहा। तो एक्टिव साइट नहीं, एंजाइम पर वो लोकेशन जो जाके चिपक जाती थी वो उसका शेप बदलते, साइड में आके चिपक जाए एंजाइम से, उसका शेप बदल दे, एलोस्टेरिक साइट पर जाए और उसका शेप बदल दे, तो ये एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो एंजाइम का खुद का हुलिया बिगाड़ देता है, जाकर डायरेक्ट साइट पर अटैक, एक्टिव साइट पर अटैक नहीं करता। इस तरीके से ऐसे देखना चाहिए इसे, राइट? ठीक है। Which of the following tranquilizers cannot be a part of sleeping pills? Sleeping pills में जो केमिकल्स होते हैं वो हिप्नोटिक कहलाते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ताकि इंसान को नींद आ जाए। वर्नॉल, वेलियम, सेरोटोनिन, जी हाँ, ये सारे के सारे स्लीपिंग पिल्स में होते हैं। लेकिन अगर आप क्लोरडायजेपोक्साइड को देखेंगे, ये एंटी एंजाइटी जरूर है पर ये नींद आने लायक स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो कैनॉट तो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब इट इज यूजुअली नॉट अ पार्ट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। यस, दैट्स वेरी मच ट्रू। क्यों? इट्स अ माइल्ड एंटी एंजाइटी एजेंट एंड दैट इज इट। इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज लाइक स्लीप इंड्यूसिंग और समथिंग, राइट? Which one of the following types of drugs reduces fever? बुखार उतारने की कौन सी दवाइयां होती हैं, क्या कहलाती हैं? वो एंटीपायरेटिक कहलाती हैं। पायरो स्टैंड्स फॉर फायर, हीट। एंटीपायरेटिक्स जो हीट को हटा दे या टेम्परेचर को डाउन करते हैं, दे आर एंटीपायरेटिक्स। ड्रग्स दैट ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंजाइम फ्रॉम अ सबस्ट्रेट आर कॉल्ड। कोई एंजाइम है जो जाकर कहीं एक्शन करता है, जिस साइड से वो बाइंड करता है उसका एक शेप होता है जो जाकर फिट हो जाता है बाइंडिंग साइड पर, उसी पर जाकर कुछ और कचरा चिपक जाए, कुछ गंदगी या ड्रग्स चिपक जाए ताकि वो एंजाइम अपना काम न कर सके। क्या होती हैं वो ड्रग्स? वो है एंजाइम इनहिबिटर्स। वो एंजाइम को ही रोक देती है, इनहिबिट कर देती है, सीधी सी बात है। ठीक है। आइडेंटिफाई द कैटायनिक डिटर्जेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कैटायनिक कौन सा है? वेल, जिसमें ऑर्गेनिक आयन कैटायन हो। सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम, ये कैटायन है। और ब्रोमाइड, और ये क्या डिटर्जेंट है? हाँ बिल्कुल है। और कैटायन में डिटर्जेंट है? हाँ बिल्कुल है। बाकी अगर आप देखें, सोडियम तो Na+ है, डोडेकाइल सल्फेट ये एनायन है जो कि डिटर्जेंट है। बाकी सब जितने भी आप देखेंगे, स्टीरेट, लॉराइल सल्फेट, ये सब के सब एनायनिक डिटर्जेंट है। अमोनियम वाला जो था वो कैटायनिक डिटर्जेंट है। बिल्कुल सही जवाब। An example of food preservative is sodium benzoate is the most popular food preservative। किसी भी बिस्किट के पैकेट पर, सॉस पर, मैगी पर, इन सब पे आप देखेंगे सोडियम बेंजोएट तो मिलाकर ही दम लेते हैं लोग ताकि खाना सड़े नहीं। वाह, ये अमृत है तो जहर ही, पर बहुत हल्का सा जहर है जिससे बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं और लोग बड़ा खुश होते हैं और खाते रहते हैं, फिर लोग भी जल्दी मर जाते हैं, वो अलग बात है। क्षमा चाहता हूं, but there's nothing to laugh about it. Just that, we are so addicted to a convenient lifestyle that we add all kinds of poisons in our food, and then when we fall sick, then we wail and complain, oh, we are sick. I mean, better don't eat poisoned food. As simple as that. Eat fresh, eat local, as they say. Chloramphenicol it's a broad spectrum antibiotic. Oh, तो ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, एंटीहिस्टामिन है? जी नहीं। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट? नॉट रियली। इट इज एन, खाते हैं इसको, इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कॉमनली यूज ड्रग डेटॉल,
यस, इज अ मिक्सचर ऑफ, बड़े विज्ञापन बनाते हैं डेटॉल के, वो क्या है, वो है क्लोरोजाइलेनॉल और टर्पिनियोल। यस, डी इज द आंसर, वो इनका मिक्सचर है। अच्छी बात है, एक आध न्यूमेरिकल आंसर हो जाए। बिल्कुल। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर अ कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग? ओजोन, यस। एक्रोलीन भी बन जाता है, रो पीट कर, बहुत इरिटेटिंग मॉलिक्यूल होता है। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, NO2, यस। इसमें से 5 ऐसे हैं जो फोटोकेमिकल स्मॉग का हिस्सा है। इंडीड। 10 ml of water requires 1.47 milligrams of potassium dichromate for oxidation of dissolved organic matter. COD is, well, COD is not cash on demand, it is chemical oxygen demand. तो पहले एक काम करते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं, मिलीमोल्स या मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना है, 1.47 मिलीग्राम्स है, डिवाइडेड बाय 294, इतने मिलीमोल्स हैं किसके, K2Cr2O7 के, काटो तो यह आ जाएगा 1/200 मिलीमोल्स, जो कि 1/200 इंटू 6, K2Cr2O7 के लिए इन फैक्टर है 6, तो इतने मिली इक्विवेलेंट्स हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। एंड दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज ऑक्सीजन डिमांड, जिसे कहते हैं ऑक्सीजन डिमांडिंग पोल्यूटेंट्स, जो कि रिडक्टेंट्स हैं। ठीक है, तो कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी, कितनी O चाहिएगी, राइट? तो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर में इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिएगी वो इतनी मिली इक्विवेलेंट्स होगी। हाँ, ऑक्सीजन का अगर इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वो कितना होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने मिली इक्विवेलेंट्स है, ऑक्सीजन डिमांड तो कितने मिलीमोल्स है वगैरह वगैरह, अगर आप देखेंगे तो यू कैन गेट दैट। ठीक है, और ml ऑफ वाटर कितना है, 10 ml है। तो आप देख सकते हैं कि ppm ऑफ COD ये कितना है, ppm में कितना है, दिस इज मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये है ऑक्सीजन डिमांड, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इंटू 10 की पावर 6। पानी का मास कितना है बाबू, 10 ml है तो 10 ग्राम्स है, इंटू 10⁶। बस अपने को चाहिए कि ऑक्सीजन कितनी चाहिए पोल्यूटिंग एजेंट्स को ठकाने लगाने के लिए। वाओ, ये कैसे देखेंगे, वेल दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सी, दिस इज हाउ मच, दिस इज 3/100 विच इज 0.03 मिली इक्विवेलेंट्स हैं, और 0.03 मिली इक्विवेलेंट्स इनटू ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है 8 अष्ट, तो इतने मिलीग्राम्स हैं, मिलीग्राम्स मतलब इंटू 10⁻³ ग्राम्स। ओ माय गॉड, ये तो बहुत जरा सा आ गया, कितना आ गया ये, वेल अगर आप देखेंगे ये आ गया 24। अच्छा, तो आंसर 24 है, जी हाँ, 24 इज द आंसर। 24 ppm इज द COD ऑफ वाटर। कैसे निकाला, कैसे निकाला, कुछ नहीं, बहुत आसान है, इस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए कितनी, और ये रेडॉक्स टाइट्रेशंस का फॉर्मूला है, कोई बहुत महान या कोई बड़ी ओरिजिनल रहस्य नहीं है, राइट राइट। द नंबर ऑफ sp hybridized carbons in CH2 CCH2 is R। ओके, अब हम रंग बदल रहे हैं, CH2 CCH2, वाओ एलीन है, इसमें कितने sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं, एक, कोने वाले दोनों sp2 हैं, बीच वाला sp है। अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है, A is the answer, yes, A is the answer. The number of tertiary and secondary carbon atoms, ओ बाबा रे, कैसी लल्लू बातें, टर्शरी है मालिक, टर्शरी है, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, टर्शरी टर्शरी टर्शरी, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, और जो नहीं लिखा वो प्राइमरी है, लिख भी देते हैं चलिए ताकि कंफ्यूज ना रहे। तो टर्शरी 1 2 3 4 5 है टर्शरी, 1 2 3
4 5 6 6 है सेकेंडरी, 5 6, कहीं ए आंसर ना हो जाए, हो चुका है, बधाई हो, ए इज द आंसर। चूज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, जान दे लो मेरी, कैसे चुनेंगे आईयूपीएसी नेम? लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस, ये है लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, 1 2 3 4 5। अब ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, अच्छा तो क्या हो जाएगा? साइड चेन है ये प्रोपाइल, जिसमें इथाइल और मिथाइल लगे हैं, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल, किस पर लगा है? इस पर जो है स्वयं प्रोपाइल, और पूरा का पूरा ग्रुप लगा है 5 नंबर पर, किस पे? नॉनेन, 6 7 8 9, 5 1 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल नॉनेन, ये ऐसा है। अच्छा सही है, बिल्कुल सही है, डैश नहीं आएगा यहां, बस बाकी सब सही है। ये सी द आंसर, इंडीड सी इज द आंसर। क्या किया? लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन चुनी है, रूल था, तो नॉनेन आ गई। फिर उसके बाद क्या किया तुमने? फिर उसके बाद हमने साइड चेन का नंबर डाला, 5 नंबर है, 5 नंबर है। जो पहला कार्बन साइड चेन का जुड़ा हुआ हो मेन चेन से, उस पे नंबर 1 या 1 डैश डालना चाहिए, तो 1 डैश। फिर आगे बढ़िए 2 और 3, इधर 2 डैश और 3 डैश न लिया, क्यों? जहां ब्रांचिंग हो रही है उस तरफ जाइए, ब्रांचिंग उधर हो रही थी वहां चले गए, तो बस ये साइड चेन्स बन गई, इथाइल और मिथाइल। और साइड मेन साइड चेन हो गई प्रोपाइल, जिस पर ब्रांचेस आ गई इथाइल और मिथाइल की, उनको लिख दिया, जिंदगी गुलजार हो गई। दैट्स इट। IUPAC name of the following compound is, that's not very difficult। किस एंड से शुरू करेंगे? दोनों तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, जहां पे डबल बॉन्ड करीब होगा वहां से शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोना डायाइन, डायाइन है ये, नोना डायाइन, 18 18 डायाइन, 18 डायाइन, 18 डायाइन, अरे तो सब में डायन डायन डायने सब जगह घूम रही हैं। फिर 4 नंबर पर ईन है, 4 नंबर पर ईन है, 4 पर ईन, 5 पे नहीं है, 4 पर है। ईन में ई है या न है? डायाइन का ड है, ये वॉवल नहीं है, तो ईन का ई पूरा रहेगा। नॉन 4 ईन 18 डायाइन, ठीक है, ए इज द आंसर, बिल्कुल ए इज द आंसर। ध्यान रखना, ईन आइन में आइन आ वॉवल था, तो ये ई हटा देते थे, तो वो ईनाइन बन जाता था। लेकिन ईन डायाइन, डायाइन में जो ड जो है ये वॉवल नहीं है, ईन का ई पूरा रहेगा। अगर ईन या ईन के बाद कोई वॉवल आ जाता है तो ईन का ई हटा देते हैं, वॉवल नहीं आया है तो नहीं हटाएंगे, पूरा रहेगा इज्जत से। ए इज द आंसर, यस, ए इज द आंसर, बढ़िया है। Which of the following is the correct structure of ethane nitrile? नाइट्राइल होता है ट्रिपल बॉन्ड एन, हवा में ट्रिपल बॉन्ड किसी से होगा, उस कार्बन को नाइट्राइल में नहीं गिनाया जाता, और 2 कार्बन का इथेन, मिथाइल साइनाइड है ये, जी हाँ, इसी को इथेन नाइट्राइल बोलते हैं। ये हो गई इथेन, 2 कार्बन, और नाइट्राइल का मतलब सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड एन, इतना ही होता है, इसका मतलब नाइट्राइल का और कुछ नहीं। राइट, A is the answer, indeed A is the answer। The correct IUPAC name of the following structure is, well, इसमें एल्डिहाइड है और नाइट्रो ग्रुप है। एल्डिहाइड की इज्जत है, नाइट्रो सिर्फ प्रीफिक्स है, तो 1 2 3 4 5, तो 2 नाइट्रो पेंटेनल, यस, और 1 की भी जरूरत नहीं क्योंकि पेंटेनल पे नंबर 1 ही पड़ेगा, लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, माफ करते हैं। 2 नाइट्रो पेंटेनल या 1 पेंटेनल, सर्डेनल रहोगे तो जो भी है। Which of the following intermediate is formed due to heterolytic cleavage of CCl bond in methyl chloride molecule? Heterolytic, बराबरी पे न टूटेगा बॉन्ड। कोई एक स्पीशीज होगी जो दोनों इलेक्ट्रॉन चुरा के भाग जाएगी और दूसरे को कंगाल कर जाएगी। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ऐसे टूटेगा
तो बाबू क्लोरीन पर आएगा माइनस और मिथाइल पर आएगा प्लस। इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज से मिथाइल कटायन और क्लोराइड आयन बनेंगे। कठिन है पर बन जाएंगे, मत भूलना। The correct order of strength of minus I effect is, oh my god, down the group minus I effect का क्या ऑर्डर है? जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी माइनस आई इफेक्ट घट जाएगा। ये सारे कटायंस हैं तो सारे शक्तिशाली हैं, पर सबका मालिक एक, सबसे तगड़ा कौन है? नाइट्रोजन। क्यों? कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मेसोमेरिक की बात नहीं हो रही है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स के लिए सिर्फ माइनस आई की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा NH3 प्लस, उससे कम PH3 प्लस, उससे कम AS3 प्लस और उससे कम SbS3 प्लस इज डी द आंसर। यस, डाउन द ग्रुप माइनस आई इफेक्ट कम हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट है कि F से कम Cl से कम Br से कम आए, और वही बात है यहां भी मेरे भाई। बात समझ में आए? बिल्कुल। प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इन द गिवन मॉलिक्यूल। वेल, इसमें कॉन्जुगेशन कौन सी है? एक तो ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर डोनेट कर देगी कार्बोकटायन को, तो पाई बॉन्ड बन रहा है। बिल्कुल। किसके साथ? एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ। लोन पेयर जो है वो वेकेंट p ऑर्बिटल, लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल। यस। और वैसे देखे जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकती है, पर यहां उसकी चर्चा नहीं है। तो लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल यही ओवरलैप कर रहे हैं। इज सी द आंसर? यस, वेरी मच, सी इज द आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, क्या है करेक्ट स्टेटमेंट? आइए देखते हैं। ए, स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2। सही बात है। क्यों? ओ पर माइनस कहीं ज्यादा अच्छा है बजाय कार्बन पे माइनस के, तो सही बात है। 1 इज लेस, गलत बात, 1 नॉनसेंस बात है। ए इज करेक्ट? यस, ऑफ कोर्स ए इज करेक्ट। क्यों? द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड प्रेफरेबली कैरी द नेगेटिव चार्ज, ऐसा रूल है। तो ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O है, उस पर माइनस है, तो ऐसा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। सही जवाब। Which of the following resonating structures of 1-methoxy 1,3 butadiene is least stable? 1-methoxy 1,3 butadiene, ये है बाबू 1-methoxy 1,3 butadiene। देख रहे हो? ठीक है, तो